हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थ का जो वेदर एंड क्लाइमेट के जो फिनोमेना है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए वेदर एंड क्लाइमेट में सबसे पहले मैं आपको वेदर और जो क्लाइमेट जो दो टर्म्स है उनका डिफरेंस बताता हूँ। ये टर्म हम बहुत बार सुनते हैं पर हमें इनका डिफरेंस पता नहीं होता। तो जो वेदर होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का, उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आज का वेदर खराब है, क्योंकि आज जो हम कह रहे हैं आज वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक दिन की बात है, ठीक है। जो क्लाइमेट है वो एक बहुत बड़ा टर्म है। जैसे हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, या महाराष्ट्र का क्लाइमेट अच्छा है, कोल्हापुर का क्लाइमेट अच्छा है। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे किसी एरिया का जब हम वेदर कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे जो हमारे पास जो डाटा आता है उससे हम क्लाइमेट डाटा भी कहते हैं। तो क्लाइमेट मतलब बहुत वर्षों पे अगर कंटिन्यूस एक जैसा जो वेदर रहा होगा उससे हम उस एरिया का क्लाइमेट कहते हैं। देखिए क्लाइमेट का जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि क्लाइमेट को अगर हम किसी एरिया का अगर हमें क्लाइमेट मेजर करना है तो हमको 35 ईयर्स तक का हम पीरियड लेते हैं। मतलब 35 ईयर्स तक वहां पर क्या भी टेम्परेचर रहा होगा उस पीरियड को हम क्लाइमेटिक डाटा के लिए हम मानते हैं। तो 35 ईयर्स तक का पीरियड तक हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और जो क्लासिकल पीरियड WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो 30 ईयर्स तक का पीरियड को क्लासिकल पीरियड मानती है किसी एरिया का क्लाइमेट डिफाइन करने के लिए। तो ये रहा आपका वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस। अब जैसा हमने वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन कर लिया है तो देखिए अगर हम कहीं की भी वेदर को डिफाइन करते तो हम ना लेमैन वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि यार वहाँ का मौसम गर्म है ना। तो टेम्परेचर वेदर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जो टेम्परेचर होता है ना उसका मेन रीजन क्या होता है आपको पता है कि जो सोलर एनर्जी होती है वो जितनी धरती ले लेती है उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है। तो जो टेम्परेचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब होता है जो सन की जो रेज धरती पर आती हैं उन्हें हम इंसुलेशन कहते हैं। और किस एरिया पे कितनी सन की रेज पड़ती है वो डिफाइन करता है वहां का टेम्परेचर कैसे होगा। जैसे आपको पता होगा कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। पोल्स पर सनलाइट बहुत कम पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो वेदर के लिए एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है टेम्परेचर। आगे हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आपको बताऊं जो भी ये वेदर का फिनोमेना रहता है कि बरसात होती है कहीं पर मॉइस्चर होता है ये सब पूरा का पूरा खेल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है देखिए सिंपल मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे अर्थ है, ठीक है। अब आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, गैसेस की एक लेयर होती है ना, गैसेस की लेयर होती है। तो ये जो गैसेस है ना ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक फोर्स लगाती होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, अब यहाँ पर इतनी सारी गैसेस की लेयर है तो ये इस पे कोई फोर्स लगा रही है ना, तो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या समझे आप इसे देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होगा ना तो उसको इतना इतना पूरा उस पर प्रेशर लगेगा, इतने का इतना, तो ज्यादा लग रहा है। अब मान लो यहाँ पर कोई माउंटेन होता, अर्थ के ऊपर माउंटेन भी होते हैं ना, ठीक है। अगर यहाँ माउंटेन होता अब वो बंदा अगर यहाँ खड़ा होता तो उसके ऊपर अब कम लगेगा ना, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम है, अब इतनी ही गैस का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो यही कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। और जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते रहेंगे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको हाइट से डिफरेंस बता दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। ये हाइट का एग्जांपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होता है, ठीक कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पता है ये अर्थ बनाई मैंने, ठीक है। ये आपके चारों तरफ गैसेज है। अब आपको पता है कि जो गैसेज होती है उनका क्या फिनोमेना आता है कि जैसे जैसे गैसेज गर्म होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, ठीक है। अब वो जैसे जैसे दूर जाएंगी तो उनके अंदर जो फोर्सेस है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां गैसेस हल्की हो जाती है। हल्की होने का मतलब उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है और वो कम प्रेशर अप्लाई करती है। जहां मौसम ठंडा होगा वहां पर गैसेस में उतना ही फोर्स होगा
और वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर गर्म होता है उसकी वजह से जो गैसेस जो मैंने आपको बताई हीटेड होती हैं और राइज होने का मतलब वही है कि वो दूर दूर हो जाती है, तो वो लो प्रेशर फॉर्म करती है। तो क्या मतलब, हायर जहां पर टेम्परेचर वहां पर लो प्रेशर होगा, और जहां पर लो टेम्परेचर का वहां पर प्रेशर हाई होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है वो क्लाउडी स्काई को सिंप्लीफाई मतलब को दिखाता है कि क्लाउडी स्काई होगा, और जहां पर हैवी प्रेशर होगा वहां पर एक क्लियर और सनी स्काई दिखेगा। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो मुझे लगता है अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस समझ गया होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया होगा, और हाइट और टेम्परेचर से इसका आपको फिनोमेना पता लग गया होगा कि कैसे हाइट और टेम्परेचर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है। आगे हम देखेंगे विंड्स। तो देखिए विंड्स क्या होता है। विंड्स एक इंपॉर्टेंट, विंड्स मतलब हवाएं, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ पे है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे बारिश का होना, ये सब विंड्स के ही वजह से होता है। तो विंड्स का एक्चुअली क्या होता है, विंड्स जो मतलब हवाएं जो चलती हैं इनकी मूवमेंट कैसे होती है, हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड हमेशा मूव करती है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो विंड्स होती है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि जो अर्थ की जो हीटिंग है ना वो अनइवन होती है, क्योंकि सन कहीं पर ज्यादा हीटिंग करता है। जैसे आपको पता है कि इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो वहां हीटिंग ज्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, तो एक प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और इसी में विंड्स फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विंड की जैसे भी कोई विंड फ्लो करती है तो हम उसकी दो चीज नाप सकते हैं, एक तो हम उसके डायरेक्शन नाप सकते हैं कि वो किस दिशा से बह रही है, और एक हम उसकी स्पीड नाप सकते हैं। तो जो हम उसके डायरेक्शन नाप सकते हैं वो हम नाप सकते हैं विंड वेन या विंड कॉक। ठीक है, ये है विंड वेन या विंड कॉक, ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे हम इसकी डायरेक्शन नाप सकते हैं। तो पूछ सकता है कि विंड वेन या विंड कॉक से क्या नाप सकते हैं विंड के, तो हम उसके डायरेक्शन नाप सकते हैं। दूसरा होता है एनोमीटर। ठीक है, ये है आपका एनोमीटर, इससे हम वेलोसिटी नाप सकते हैं विंड की। तो ये आपको विंड का पता लग गया और उसकी मेजर करने वाली डिवाइसेस। हाँ अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर को हम नापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर हो गया, बैरोमीटर लिख लीजिए आप, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। आगे देखिए विंड्स, अब जैसे मैंने आपको विंड्स बता दिए कि विंड्स ऐसे ऐसे फ्लो करती है। अब पहले ये जान लीजिए कि जो विंड्स है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखिए विंड्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये होते हैं परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, ये अर्थ की रोटेशंस की वजह से होता है। एक सीजनल विंड्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है लोकल विंड्स। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आप इसको समझिए ये है क्या। देखिए ये है अर्थ का एक एक चित्र है, आपको बता रखा है। तो इसमें आपको पहले पता लगेगा कि जो अर्थ में जो प्रेशर बेल्ट्स है, मतलब कहाँ पर प्रेशर ज्यादा है कहाँ पर कम होता है, ये सब दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ना जो अर्थ को 7 प्रेशर बेल्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, ये होता है एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एक ये नॉर्थ का हायर प्रेशर बेल्ट है, और ऐसे तीन नीचे हैं। तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अर्थ को कितने प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें लिखी, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेशर बेल्ट बनता क्यों है, ये लो प्रेशर बेल्ट किस वजह से बनता है, ये बनता है थर्मली थर्मली इंडक्शन, मतलब जो पोल पे हमारी सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से बनता है। तो मैं आपको ना ये उसी ग्लोब की मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये आपका है, कौन सा, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ, इसमें लाई करता है। ठीक है, अब आपको पता है ना कि जो सनलाइट होती है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ती है। मैंने आपका सन बनाया है तो यहाँ इक्वेटर पड़ता है। ठीक है, पड़ा। अब आपको क्या पता है कि जब सनलाइट पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसें एक्सपेंड होगी तो वहां पर प्रेशर लो बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बनता है,
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया क्यों बनता है। ओके, अभी बाकी जो मैं ट्रेड विंड्स वगैरह आपको आगे समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि कहाँ लो प्रेशर बेल्ट और कहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, फिर आपको इजी होगा एक्सप्लेन। तो आपको समझ आ गया इक्वेटोरियल में लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पर हीटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बाद हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए जो इसका जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लैटिट्यूड होगा। ठीक है, ये 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर्स वाला जो एरिया होता है, उसमें ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। उसके बाद अब ये प्रेशर बेल्ट बनते क्यों, देखिए जो भी प्रेशर बेल्ट है ना हमारे अर्थ पे, ये दो रीजन से बनते हैं। एक तो थर्मल, मतलब सन की लाइट पड़ने की वजह से, हीटिंग की वजह से, इसे हम कहते हैं थर्मली इंड्यूस। ठीक है, एक ये होता है मेथड, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस। ठीक है, जो ये डायनेमिकली इंड्यूस वाला जो मेथड होता है, इसका जो रीजन होता है ये होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। जो धरती घूमती है ना, उसकी वजह से जो ये प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, उन्हें हम डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। इतना जान लीजिए। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत डीप प्रोसेस है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, पर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में वैसा आता नहीं है, तो इतना मतलब आप डीप में जाके कोई फायदा है नहीं। थोड़ा बता दे रहा हूँ डायनेमिकली में क्या होता है कि जैसे जो ये पहले लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो ये जाती है, आपकी विंड्स जाती हैं, तो ये जब ऊपर पहुंचती है तो फिर वहां एक कोरोलिस इफेक्ट आता है। कोरोलिस इफेक्ट मैं आगे बताऊंगा, तो उसकी वजह से ये फिर से पोल की तरफ मूव हो जाती है और वहां पर वो हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म करती है। बस इतना जान लीजिए कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये डायनेमिकली इंड्यूस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम ग्लोब में दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें ये वाला, और ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इनका 35 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों दोनों डायरेक्शन में ये रहता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अभी इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 60 to 65 लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये भी सेम वैसे होता है कि ये थर्मली इंड्यूस नहीं होते, बट ये होते हैं डायनेमिकली इंड्यूस। ठीक है, वो आपको मैंने पहले बता दिया था। और ये ज्यादातर इनकी डोमिनेंस साउथर्न वाले में रहती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो सी वगैरह है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये दोनों तरफ होता है, 60 डिग्री नॉर्थ में भी होता है, 60 to 60 डिग्री साउथ में भी होता है, और ये होता है लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये वाला जो है ये थर्मली इंड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि जो पोल्स होते हैं ना हमारे पोल्स, वहां पर सनलाइट पड़ती नहीं है, तो जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये है ना आपके हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री दोनों साइड में। तो ये आपका थर्मल, अगर आपको इस मैप में एक चीज समझाऊं तो देखो ये आपको ये समझ जाएंगे, ये आपका थर्मली इंड्यूस है। यहाँ सनलाइट ज्यादा पड़ती है। ठीक है, यहाँ सनलाइट ज्यादा नहीं पड़ती, फिर भी ये मतलब टेम्परेचर की वजह से होता है ये प्रेशर बेल्ट, तो ये भी थर्मली इंड्यूस है। ये दो आपके कौन से हैं, डायनेमिकली इंड्यूस। मतलब ये जो दो वाले हैं, ये आपका यहाँ जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे विंड सिस्टम को। विंड सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि जो विंड फ्लो करती है जब एक हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो ये जो इनके डायरेक्शंस और इनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो पहले आपको दो तीन चीजें बताता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले ना एक ये होता है आइसोबार, ये ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में। आइसोबार ये क्या होता है कि अगर सेम प्लेन पर सेम प्रेशर हर पॉइंट पर है, तो इस लाइन को, जिस लाइन पर प्रेशर सेम है, उसे हम आइसोबार कहेंगे। ठीक है, अब आपको हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है ये आपको पता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो विंड फ्लो करती है, इनमें क्या होता है, जो इनकी डायरेक्शन होती है ये चेंज हो जाती है, और इसका रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। जो कि कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो अगर क्वेश्चन आए कि विंड्स आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू विच फोर्सेज, तो आप लगाएंगे कोरियोलिस फोर्सेज। अब मैं आपको उनके डायरेक्शन बताता हूँ कि ये कैसे कैसे होते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ना कि ये सीधी नहीं जा रही है, थोड़े थोड़े ट्विस्टेड हो रहे हैं, जैसे यहाँ से एक राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताता हूँ।
अब देखिए आपको कोरिलेस फोर्स के बारे में पता लग गया। कोरिलेस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया कि इन फोर्सेस की वजह से विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। देखिए आपको मैंने आइसोबार समझा दिया कि एक पॉइंट जहां पर प्रेशर सेम होगा वो आइसोबार होता होता है। अगर कोरिलेस फोर्स नहीं होता तो सारी विंड ऐसे परपेंडिकुलर फ्लो करते, मतलब सीधी सीधी फ्लो करती। लेकिन आपको जैसे देखा आपने ग्लोब में कि विंड्स हमेशा ऐसे एक पर्टिकुलर थोड़ा तिरछी मतलब डायरेक्शंस में फ्लो करती है। तो ये जो एक मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका रीजन होता है कोरिलेस फोर्स। तो देख ये इस वजह से क्या होता है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड फ्लो कर रही होती है तो अपने राइट की तरफ मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, और वही अगर वही विंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर रही है तो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाती है। और इसी रोटेशन को हम फेरल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। मतलब फेरल्स लॉ बताता है कि कोरिलेस फोर्स की वजह से जो विंड की डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज होगी। तो ये आपको याद कर सकते हैं कि राइट में विंड मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पहले याद होगा मैंने आपको विंड्स बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लोकल विंड्स, ठीक है। तो जो प्राइमरी विंड्स है ना ये तीन टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड विंड्स होती है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि मैंने आपको ये जो भी पूरा ये बताया था ना, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, वो आपको मैंने ये विंड वाला ही समझाने के लिए बताया। देखिए ये आपको पता लग गया है, ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये आपको पता है कि हाई से लो की तरफ विंड ट्रेवल करती है, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है ना। और ये आपका लो। तो ये आपकी जो विंड है ये कैसी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ना, सीधी होनी चाहिए थी अगर ये कोरिलेस फोर्स नहीं होता। अब कोरिलेस फोर्स नहीं होता है तो ये सीधी जाती है, लेकिन देखिए अब ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मैंने अब आपको एक चीज क्या बताई थी कि अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, राइट की तरफ, ठीक है ना, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है ना। अब आपको क्या लेना है, देखिए इसकी पोजीशन नीचे है, ठीक है, पोजीशन नीचे है। तो इसका राइट कौन सा होगा, मतलब अगर आप यहाँ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप आपका फेस यहाँ आप देख रहे हैं, तो आपका राइट लेफ्ट कौन सा होगा, आपको ऑब्वियसली बात है ये आपका राइट होगा। तो ये विंड नीचे नीचे जा रही है तो इसका राइट ये होगा ना। तो वही है, देखिए कि ये अपने राइट की तरफ बेंड हो रही है, किसकी वजह से, कोरिलेस फोर्स की तरफ से, ठीक है। तो जो ये ट्रेड विंड्स है ना, ये हम कहते हैं जो विंड्स हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में जो विंड ट्रेवल करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड के नाम से, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है दीज आर स्टेडी करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और जो इनकी डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ऐसे करके आते हैं ना ऊपर से, नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट होती है इनकी सर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो ट्रेड विंड्स वाला होता है इसकी आपको डायरेक्शन पूछ सकता है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है और साथ में ये किन दो इक्वेटोरियल बेल्ट के बीच में ट्रेवल करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका एक ट्रेड होता है। वैसे ही एक वेस्टर्लीज करके भी एक विंड्स होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो वेस्टर्लीज है, पहले मैं आपको इसका डायग्राम में दिखाता हूँ, ये है आपका वेस्टर्लीज वाली, ठीक है, सेम है वेस्टर्लीज, यहाँ भी वेस्टर्लीज होगी और एक वेस्टर्लीज होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेम चीज है, अगर कोरिलेस फोर्स की वजह से जो विंड सीधी जानी थी वो तिरछी हो जाती है। अब इसका फेस क्या है, देखिए यहाँ पर है ना, फेस ऊपर की साइड है, तो इसका राइट कौन सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये इसका राइट आएगा ना। तो देखिए ये मतलब क्लियरली डिफाइन करना कोरिलेस से, इसने क्या कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो हो रहा है ना। तो अगर आपको ये पता हो तो आप एग्जाम में सीधा बता सकते हो उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आपको समझ गया आप वेस्टर्लीज। अब देखिए वेस्टर्लीज के बारे में कहाँ कहाँ फ्लो करते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होती है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, वहां तो लैंड है उस एरिया में, जो ये वाला एरिया होता है इक्वेटर से इन दो के बीच में ट्रेवल करता है ना ये वेस्टर्नली, इन दो के बीच में। तो यहाँ तो लैंड बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं उन लैंड्स में, जो भी एरिया वहां पर होगा वहां पर इन विंड की वजह से सारे मैसिव इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो वेस्टर्लीज वाला जो एरिया है वहां पर लैंड है नहीं, वहां सिर्फ समुद्र है, मतलब ज्यादा समुद्र की डोमिनेंस है। तो वहां पर ये विंड बहुत स्पीडली ट्रेवल करती है क्योंकि कोई बीच में रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और इसलिए इनके ना बहुत सारे नाम पड़ गए हैं। जैसे
जो 40 to 50 में ट्रैवल करता है, ये सिर्फ साउथ की बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ की बात नहीं कर रहे, उन्हें हम रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं। जो 50 डिग्री पे चलता है साउथ में, उसे हम फ्यूरियस फिफ्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ये वाला एरिया है जहाँ वेस्टर्लीज ट्रैवल करती है, वहां पर लैंड की ना होने की वजह से ये विंड्स बहुत स्पीडली ट्रैवल करती हैं। उसके बाद आता है पोलर विंड्स। तो अब देखिए पहले मैप में देखिए पोलर विंड्स कौन सी होती है, देखिए ये होती है पोलर, ठीक है। जैसे हम इसको ना ईस्टर्ली, इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं ना, वैसे हम पोलर विंड्स को हम ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। सेम देखिए, ये इसका है हाई प्रेशर बेल्ट और ये है आपका लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो वही हाई से लो की तरफ ट्रेवल करेगा और डायरेक्शन क्या होगी, अपने राइट की तरफ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेस नीचे है राइट इसका, अगर किसी का फेस ऐसा होता है तो उसका राइट ये होता है ना, तो वैसे ये राइट की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये आपको पता लग गया। इनके डायरेक्शन अगर पूछे तो दे आर नॉर्थ ईस्टर्ली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ ईस्टर्ली इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना जो विंड्स के बारे में बताया, जो परमानेंट विंड्स जो 3 टाइप की है, जो आपके ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज है, ये मैंने आपको तीनों के तीनों विंड्स डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक विंड वाला जो चैप्टर है और इन्हीं से जो वेदर और क्लाइमेट का फिनोमेनाज होते हैं, ये आपको डिस्कस कर दिया है। जो इसकी नेक्स्ट वीडियोज है उसमें मैं आपको जो लोकल विंड्स होते हैं उनको डिफाइन करूंगा और जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये जो विंड वाला चैप्टर प्लस आपको जो ग्लोब में कहाँ पर कौन सा बेल्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।